फ्रेंड्स, स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट जो है 15वां, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग को जो भी शिकवा गिला होगा लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग क्वेश्चन को पूरा अटेंड किए हैं और बिना स्किप किए वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर दीजिएगा तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसे मैं बताऊंगा और आप उसे सुन नहीं पाइएगा, और जब जब सुन नहीं पाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, कह रहा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। यानी किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला यानी उसको मारने के उद्देश्य से हमला किया गया था। कहाँ पे किया गया था? 1 नंबर प्रश्न का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हमला किया गया था। और यह कब किया गया था? तो यह 1908 ईस्वी में हमला किया गया था। प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस को 1931 में फांसी दे दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वो हमारे वीर जो थे, बहुत ही देश के लिए बहुत ही कुछ कर गुजरने वाले थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये सभी हमें चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने देश के लिए चाहे जितना भी कुछ कर दें वो हमें कम ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। इनको हम लोग ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। यही ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। यानी जो सती प्रथा थी, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसी औरत का पति मर जाता था तो उसके साथ भी उसको क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। तो इसको अवैध घोषित किया गया किसके द्वारा? तो वह गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसको अवैध घोषित किया। मतलब देखा जाए तो कुछ अंग्रेजों ने हमारे भारतीय संस्कृति को नकार करके कुछ अच्छा ही किया, नहीं तो ऐसा होता कि आज भी वो पर कुरीतियाँ हमारे समाज में पलती और लोग उन्हें जिंदा जलाने पे मजबूर हो जाते हैं। चलिए, कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी जिसे हमारे समाज से कुछ अंग्रेजों ने भी सफाया किया और हम लोग भी उसको नज़रअंदाज करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या कह रहे 4, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आप लोग को पता है एम के गांधी लिखा हुआ है, तो इसका एम फोर मोहनदास और के फोर करमचंद्र और जी फोर गांधी। महात्मा गांधी ने लिखा था और हिंद स्वराज नामक पुस्तक यह लिखा था 2009 में। चलिए इसी के बाद और सब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है इंडिया, एक पुस्तक लिखे थे इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए है आपका। यानी वीर सावरकर जी जो एक पुस्तक लिखे थे उसका नाम था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखे थे। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक जी का है। ये क्वेश्चन आप लोग सुन करके जो भी बुक्स का नाम बताए आप लोग उसको जरूर लिखिएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? यानी यानी झंडा फहराने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। यानी मैडम भीकाजी कामा, उन्होंने लगभग 1907 ईस्वी में स्टुअर्ट गार्ड के समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय झंडा को फहराया था, जिसका डिजाइन उन्होंने स्वयं तैयार किया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला आंदोलन हुआ था। यानी मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ था? 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह केरल में हुआ था। और 1921 ईस्वी में, यानी 1921 ईस्वी केरल के मालाबार में अली मुसलियर
के नेतृत्व में मोपला आंदोलन हुआ था, यानी अली मुशरियर इसका नेतृत्व कर रहे थे और 1901 में यह आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7 नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी के नायक के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई हुई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायक के विरुद्ध यानी कहाँ पे यह सुनवाई की गई थी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या, दिल्ली के लाल किले में यह मुकदमा चलाया गया था, लाल किले में चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। यानी लखनऊ जो समझौता हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से कांग्रेस के तत्कालीन युवा नेता मोहम्मद अली जिन्ना का भी प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण रहा, और उन्होंने भारत को किला सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक कहा था, और किंतु कांग्रेसी जो थे पक्ष के नेतृत्व तिलक करते थे। इसीलिए यह प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई थी जिनको मन्नू भी कहते हैं, उनकी मृत्यु हुई थी। यानी उनका मृत्यु कहाँ पे हो गया था। तो ये हो गया था ग्वालियर की लड़ाई में। यानी ग्वालियर की लड़ाई में वह लड़ते हुए वीरांगना, मतलब वह ऐसी मतलब साहसी थी कि वह लड़ते हुए जो अंग्रेजों का सेना थे उससे, हालांकि देखा जाए तो अंततः वह कुछ ऐसी कमियां हो गई जिससे उसका मतलब जो घोड़ा था वो भी थक गया था। इन्हीं वजह से वो उनको हार का सामना करना पड़ा, और उनको उसी समय 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी लड़ते हुए युद्ध में मारी गई। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वह किस दिन को मरी, उनका मतलब डेथ हुआ था। तो 17 जून आप लोग याद रखिएगा, 17 जून 1858 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारा। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नौ वर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें से कौन ऐसा त्योहार है जिसे मणिपुरी 9 वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा चरौबा। यानी चरौबा जो त्योहार है मणिपुर में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह अप्रैल के महीने में पहली तारीख को पड़ता है, यानी हर एक साल अप्रैल महीने में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यानी निम्नलिखित का क्या करना है, मिलान करना है। देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को स्क्रीन जूम आउट कर दे रहे हैं, जूम इन कर दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए और इस 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग करिएगा। इसमें सबसे पहला है प्लासी का युद्ध। यानी प्लासी का युद्ध किसके समय लड़ा गया था। तो यह हुआ था आपका क्लाइव और सिराजुद्दौला, यानी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। लॉर्ड क्लाइव था उस समय, और एक तरफ से भारतीय राज्य तरह से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पार्टिसिपेट था। हल्दी घाटी का युद्ध, यानी हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका अकबर और राणा प्रताप सिंह, यानी अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसका ये हो जाएगा। इसी के साथ देखिए आपका मिलान कौन कर रहा है, 1 का 2 अभी 2 है, और 1 का 3, उसके बाद 2 का 3 आ गया। इससे आपका आंसर नंबर सी सही जाता है। और उसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध किस में हो जाएगा। तो तालीकोटा का युद्ध विजयनगर का पतन से संबंधित है, यानी इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद से पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 12 है। प्रश्न संख्या 12 का इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह थे भगत सिंह आज़ाद। यानी भगत सिंह जो थे इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। यह 1929 केंद्रीय असेंबली पर बमबारी करते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए थे। यानी केंद्रीय असेंबली था, वहीं पे क्या करे थे, बम विस्फोट किए थे और यह नारा लगा करके वहाँ से
भागे हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया था, यानी दिल्ली चलो का आह्वान यानी नारा किसने दिया था? 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। यानी इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने यह वाक्य से संबोधित किया था दिल्ली चलो का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? यानी भारत के राष्ट्रपति कौन थे 1975 के समय? 1975 के समय यह राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद, यानी फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के राष्ट्रपति थे 1975 में। और 1975 के समय आप लोग को पता है एक आपातकाल घोषणा हुआ था 25 जून 1975 को, और यह चला था 21 मार्च 1977 तक, ठीक ना। इस समय फखरुद्दीन जो राष्ट्रपति थे, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम आप लोग को जिक्र कर रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा और एक नोट्स तैयार कीजिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है? यानी तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है, तो कहाँ स्थित है? 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा यह झारखंड में स्थित है। झारखंड इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आप लोग करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 16 है। 16 प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया? तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह लाहौर अधिवेशन में प्राप्त किया था। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। यानी सबसे पहले पास किया गया 1929 में, लेकिन 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषणा करके एक निर्णय लेकर के स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी वजह से हम लोग इसी पूर्ण स्वराज्य के तिथि को लेकर के ही जनवरी का जो 26 तारीख है उस समय हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा आदिवासी है जो अंडमान और निकोबार में नहीं रहती हैं? 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मुंडा जनजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती हैं। क्योंकि मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में, झारखंड के रहने वाली सबसे बेहतरीन मतलब एक सामूहिक रूप से रहने वाली जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे जी थे। इन्होंने भूदान आंदोलन का स्थापना किया था, यानी शुरुआत किया था। क्योंकि उस समय ऐसा था जमींदारों से भूमि लेकर के कुछ गरीबों में बांटने की प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया लगभग चलाई गई थी 18 अप्रैल 1951 में। 18 अप्रैल 1951 में वर्तमान में जो ये चलाया गया था, तो उसमें हुआ था कि इसमें जितने भी आंदोलन हुए थे उस आंदोलन में शामिल जयप्रकाश नारायण भी थे। और इस आंदोलन में ये था कि जितने भी ज़मींदार हैं वह कुछ अपने ज़मीन को गरीबों में खेती के लिए दान करेंगे, और यह सफल भी रही थी। 19 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? यानी 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसके द्वारा 1925 में काकोरी कांड का घटना का भी अंजाम दिया गया था। यानी 1924 में क्या किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, और इसके जस्ट बाद 1925 में इसी योजना के तहत, यानी इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के तहत 1925 में जो काकोरी कांड किया गया था, इसी का षड्यंत्र था, इसी के तहत यह बनाया गया था, और 1925 में काकोरी कांड की घटना घटी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिल्ली
के पहले भारत की राजधानी थी? यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता। यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। उसके बाद से इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और यह निर्णय कब लिया गया था? 1911 में। और 1912 से दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1992 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? यानी 1992 का जो वर्ष है वह भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस समय हुआ था जैसे कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव, आज़ादी तो मिल गया हमें 1947 में, लेकिन देश को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया और उस संविधान को बनाने के लिए 1949 तक तो बन करके तैयार हुआ। उसके बाद से प्रथम लोक चुनाव का गठन किया गया और वह प्रथम लोक चुनाव संभव कब हुआ? 1952 में। इसीलिए लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था इसी में, ताकि देश को गणतंत्र घोषित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है? यानी भारत का जो भी सिविल सेवा होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। यही सिविल सेवा अधिकारियों का चुनाव करते हैं। यह आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 320 के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान के सिविल सेवा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा दिया हुआ है, किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? यानी नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा मेघालय में पड़ता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। यानी भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले आपका 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, उसके बाद से 9वां, 10वां, 11वां और 12वां अनुसूची को संशोधन करके जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं, 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तब तक अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया है? यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1992, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह प्रोजेक्ट जो है 1992 में एलिफेंट के लिए शुरुआत किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यानी अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण के लिए। वनों के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी सार्क जिसको कहते हैं की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1985 ईस्वी में। और 1985 ईस्वी से कुछ तथ्य आप लोग को याद होना चाहिए कि 1985 ईस्वी में सार्क यानी साउथ एशियन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसका स्थापना किया गया था 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया गया था। और इसके सदस्य देशों की संख्या में जैसे इंडिया, इसके बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, B4 भूटान, उसके बाद से आपका मालदीव हो जाएगा M4, और उसके बाद A4 लास्ट सदस्य था अफगानिस्तान, ठीक ना। इसी के साथ ये सदस्य का यह संगठन का निर्माण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, शक्ति पृथकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी शक्ति का बंटवारा, पृथकीकरण मतलब होता है अलगाव, का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो संसदीय सरकार। यानी संसदीय सरकार जो होगी शक्तियों का क्या होगा? पृथकीकरण हो जाएगा, यानी विभाजन हो जाएगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? यानी कौन सी ऐसी भूमि है आर्द्र भूमि जो केरल में स्थित है? तो संताम कोंटा झील जो है आर्द्र भूमि केरल में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है,
निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद के पक्ष परिवर्तन करने की निषिद्ध करता है, यानी संसद का जो पक्ष परिवर्तन करता है वह कौन निषिद्ध करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 92, यानी 52वां आर्टिकल संसद को क्या करता है? पक्ष परिवर्तन करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह 52वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1985, आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसी के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दल बदल रोकने हेतु, ठीक ना। दल बदल कानून जो है उसको रोकने हेतु 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक के किसने लिखी, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम की अंग्रेजी अनुवाद शामिल है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋषि घेरवाल। ऋषि घेरवाल ने ललिता सहस्त्र नाम अंग्रेजी अनुवाद से पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है दमन और दीव में कौन अलग करती है, यानी दमन और दीव को कौन सा अलग करती है, इसमें से कौन है जो दमन और दीव को एक दूसरे से अलग करती है? तो वह है खंभात की खाड़ी, यानी खंभात की खाड़ी जो है दमन को दीव से अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबोधित है, यानी अनुच्छेद जो 21 है किससे संबोधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा जीवन अधिकार से, यानी जीवन के जो अधिकार है उसी को संबोधित करता है। 32 नंबर प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण देता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21 जो है उसी से संबंधित। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, भारत की जो जलवायु है कैसी है, यानी इसमें 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा यह उष्णकटिबंधीय मानसून है, उष्णकटिबंधीय मानसून। यह 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है, यानी विंध्य पर्वत को किस वर्ग में रखा गया है? तो ये रखा गया अवशिष्ट पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कृत्रिम झील गोविंद सागर है, यानी कृत्रिम झील जो गोविंद सागर है कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल, यानी कौन ऐसी है जो उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में देखने पर वह रबी फसल है। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा तिल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार है, यानी छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो ये है समप्राय भूमि में, समप्राय भूमि इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील में से किसका भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है, यानी सबसे अधिक खारा वाला पानी दिए गए ऑप्शन में से किसका है? तो सांभर झील का है जो कि राजस्थान में बहती है, और चिल्का झील जो है उड़ीसा में बहती है, बुलर झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा है सागर में भारतीय सार्वभौमित्व डैश डैश समुद्री मीलों तक है, यानी भारतीय समुद्र कितने मीलों तक है? तो ये हो जाएगा 12 समुद्री मीलों तक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है, यानी बिहार में आकर के गंगा से मिलने वाली नदी कौन है? तो आप लोग ऑप्शन में बताइए बिहार में आकर के गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? 41 नंबर का हो जाएगा हमारा ये उपर्युक्त चारों, यानी घाघरा नदी भी मिलती है, गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। बिहार में आकर के गंगा से मिल जाती हैं सभी नदी। आप इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा आप उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक भूखंड का भाग था जो कहलाता था, यानी भारतीय जो उपमहाद्वीप है वह एक भूखंड था, क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था गोंडवाना भूमि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण है, यानी अति प्रचुरता होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 44 नंबर है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है ला लिंगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी ला लिंगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 44 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रऊफ और हिक्कत डैश डैश के नृत्य रूप है, यानी रऊफ और हिक्कत जो है किस रूप का नृत्य है। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है फेमस नृत्य जम्मू और कश्मीर की है। चलिए अगला प्रश्न है, नेफा पुराना नाम था, नेफा किसका पुराना नाम था। तो यह अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीनविच पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस में भारतीय मानक समय माना जाता है, यानी भारतीय मानक समय किसमें माना जाता है। तो 82.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंध को संबंधित करता है, यानी संबंधों को कौन बताता है। तो 48 नंबर का सही जवाब जाएगा भाग 11 जो है यह राज्य और संघ के बारे में चर्चा करता है। अगला है, शिशु मृत्यु दर यानी MIR किस वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करता है जिनकी मृत्यु कितने दिन में हुई है। 49 नंबर का सही जवाब आ जाएगा 1 साल में, यानी वर्ष में जितने बच्चे जीवित हैं और उसमें मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पांडवानी डैश डैश का सबसे प्रसिद्ध लोक गीत नाट्य है, यानी पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है। तो यह छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मैथ का है। ऐसे प्रश्न को आप लोग इजी से बनाइएगा, इजी करके बनाइएगा, क्योंकि इसमें कर रहा है जितने भी मैथ्स के प्रश्न होंगे हम उसको क्या करेंगे, टिक आउट आपको करवाएंगे, आप लोग उसको बना लीजिएगा आंसर। ठीक है, आंसर आप लोग खुद कमेंट में करिए। कुछ मैथ्स होंगे जिसमें टाइम नहीं लगेगा, उसको हम क्या करेंगे, बना देंगे। इसमें ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेले 30 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को करेंगे। तो बी का काम क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने के बाद देखिए आएगा ये कट जाएगा, यानी 60 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये होता है क्या कि मतलब अगर दोनों का काम दिया हो तो उसमें से इसको घटा के लिखते हैं, ठीक ना। तो 30 में से क्या जाएगा, 20 जाएगा तो 10 आ जाएगा, और इसको जब काटेंगे तो आएगा 20 या 60, यानी 60 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्न को ऐसे बनाइएगा, बिल्कुल ईजी बनेगा। अगला प्रश्न है, ये लॉन्ग मैथमेटिक्स वाला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आप लोग खुद कमेंट में करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो ये ऑब्टू ग्रंथि होता है जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, और यही जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। और आप लोग बताइएगा किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक ना। आप लोग का ये कमेंट में जवाब देना है, मास्टर ग्रंथि का किसको, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियम प्राप्त होता है, यानी रेडियम किससे प्राप्त होता है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा पीच ब्लेड से प्राप्त होता है। और हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, लोहे का, बॉक्साइड एल्युमिनियम का, गैल्मियम पारा का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व, यानी सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है। तो यह ऑक्सीजन है, बाकी सब अस्थायी के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इसमें कह रहे हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो इसका मान बताना है। 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप इसका जो शॉर्ट ट्रिक में बनाया जाता है, इसका स्क्वायर करके इसमें से क्या करें, इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर करिए और इसके बाद से ये फार्मूला आता है, आप लोग कहीं भी देख लीजिए। 25 में से जब आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 7 संख्याओं का विषम धनात्मक का योग 133 है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा, आप लोग आंसर कमेंट में करिएगा। निम्नलिखित का मिलान करना है, यानी देखिए आप लोग का मिलान करना है, ये कूट है, आप इस कूट को क्या करिएगा, मिलान करिएगा। इस प्रश्न का हम सही जवाब करा रहे हैं। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कहाँ होता है, DNA में होता है। ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित होता है।
तो 58 नंबर प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाएगा, तो ये श्वसन के दौरान होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का श्वसन भी होता है। इसका 3 हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण उसी के तहत होता है। और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, यानी देखिए इसमें कौन सा 1 का 4 कहाँ है, तो एक और बी और डी में है। उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन यानी 3 से है, तो 1 का 4 यहाँ तक मैच कर रहा है। उसके बाद सी में देखते हैं, सी में है क्लोरोप्लास्ट का 2 किसका है, तो ये डी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग टिक आउट करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जल में घुले CO2 गैस उत्पन्न होती है, यानी जो जल में घुले CO2 गैस होते हैं उत्पन्न कैसे होते हैं, तो दुर्बल अम्ल के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिरका का व्यापारिक नाम क्या होता है, यानी सिरका जो है डैश डैश का व्यापारिक नाम है, यानी सिरका का व्यापारिक नाम यही स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दिए गए संख्याओं में देखिए 1 से 20 तक की संख्या है, उसको चुनिए और उसके आंसर को आप लोग कमेंट में करिए। कमेंट करना आप लोग का इसलिए है कि क्योंकि आप भी समझिए कि मेरे पे भी कुछ बर्डन है, कुछ वर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है, यानी क्रायोजेनिक क्या विज्ञान है और किससे संबंधित है, तो निम्न ताप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप पढ़िए, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बोस्ट आयनस्टीन कंडेंसेट होता है, तो आप लोग को पता है ना पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक तो ठोस हो जाता है, दूसरा द्रव हो जाता है, तीसरा गैस हो जाता है, चतुर्थ प्लाज्मा होता है और पंचम जो अवस्था होता है बोस आयनस्टीन कंडेंसेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपसे यही पूछा था बोस कंडेंसेट की कौन सी अवस्था है, तो 5वीं अवस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 64 है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया जाता है, यानी प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत किस पर प्रकाशित किया जाता है, ह्यूगेंस के द्वारा। ह्यूगेंस ने इसका प्रतिस्थापन दिया था। निम्नलिखित में से कह रहा है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश डैश से चलती है, तो एक समान किससे चलती है, तो त्वरण से चलती है, एक समान त्वरण से यह चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, यानी प्रकाश की गति कब न्यूनतम होगी, तो ये कांच से जब होकर के गुजरती है तो प्रकाश की गति जो होगी धीमी हो जाएगी। अगला प्रश्न का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका आंसर खुद कमेंट में कीजिए, क्योंकि जो लेंथ क्वेश्चंस होंगे उसको मैं स्किप कर दूंगा, आप उसका आंसर खुद कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम और उसके बाद से आपका आंसर हम टिक आउट करवाएंगे, क्योंकि आप खुद अगर आंसर कर देंगे तो आप खुद उसको सॉल्व नहीं करिएगा, इसीलिए मैं उसका आंसर टिक आउट नहीं करवा रहा हूँ। इसमें 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, यानी किसी दीपक का बत्ती जो है किसके वजह से ऊपर उठता है, तो यह किसी तत्व की घटना होती है। ऑप्शन नंबर जो सी डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोटर कार में पश्च दृश्य के रूप में, यानी पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि यह उत्तल दर्पण होता है दूर की वस्तु और पीछे की वस्तुओं को सीधा प्रतिबिंब दिखलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, तड़ित चालक में निर्माण किया जाता है, तड़ित चालक में किसका प्रयोग किया जाता है, यह तांबा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब आ जाएगा। पदार्थ का लघुत्तम अंश है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, क्वार्ट्ज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन है, पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन जो है आपका हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी इनमें से कौन सा है जो सुमेलित है, तो आप लोग को पता देख लीजिए और क्वेश्चन इधर है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ए, इसका कुछ क्वेश्चन इधर है, आप लोग इधर देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए आप लोग, विटामिन बी जो है किससे संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा आपका इधर ऑप्शन दिया था, तो विटामिन बी होगा बेरी बेरी उधर ऑप्शन में था, यानी बेरी बेरी। उसके बाद से विटामिन ए होगा रतौधी से संबंधित, 1 का 4 आप लोग डी का 4 देख लीजिए, डी का 4, डी का 4, डी का 4, डी का 4। उसके बाद रतौधी जो है, उसके बाद से इधर ऑप्शन में हम लोग पढ़े थे क्या कि विटामिन, ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग, अगर विटामिन ए होगा रतौधी से संबंधित होगा, इरिकेट्स होगा विटामिन डी से संबंधित होगा, और विटामिन बी दिया है तो बेरी बेरी संबंधित होगा, बेरी बेरी, ठीक ना, बेरी बेरी से संबंधित होगा। और एक और था विटामिन सी, रिके होता है स्कर्वी रोग,
यानी विटामिन सी जो होगा स्कर्वी रोग से संबंधित होगा। आप लोग को मोटा मोटी हम बता दें, विटामिन ए रतौंधी, यानी विटामिन ए क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। इसका सही जवाब हम लोग आप लोग को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। विटामिन ए अगर होगा तो ये किससे संबंधित होगा, रतौंधी से, रतौंधी। विटामिन बी होगा तो बेरी बेरी, यानी बेरी बेरी से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से विटामिन सी जो था, तो विटामिन सी जो होगा वो हो जाएगा स्कर्वी से, स्कर्वी से हो जाएगा। और उसके बाद विटामिन डी जो था तो हो जाएगा आपका यहाँ पे रिकेट्स है। यानी ऐसे ही आप लोग आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी याद किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मैथ्स का है। मैथ्स में कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार की तार काटा जाता है, उसका वर्गाकार बनाएंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए, ठीक ना। 74 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद कमेंट में करिएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर क्यों करिएगा तो उसके बाद से आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग करिए। ईसीजी का प्रयोग, यानी ईसीजी का प्रयोग किसमें किया जाता है, ईसीजी का प्रयोग डैश डैश व्याघ्री में निदान के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग किया जाता है यह मस्तिष्क के जांच में। ईसीजी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए। ईसीजी बहुत ही ज़्यादा, जब भी कोई मानसिक रूप से कोई मतलब जैसे होता है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको ईसीजी यानी इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ द्वारा इसका निदान किया जाता है, चेकअप किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक था, यानी रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो यह थे हेनरी बैकरेल। हेनरी बैकरेल, इनका पूरा नाम हेनरी बैकुरेल था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत इस्त्री में अब्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह, तो यह क्या होता है, तो यह होता है विद्युत ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगर अब्रक का प्रयोग को छोड़ करके दूसरा किया जाएगा तो वो क्या घातक सिद्ध हो सकता है, किसी को भी लाइन मार सकता है और आपका जान जा सकता है। तो विद्युत और ताप दोनों का कुचालक होता है, इसीलिए अब्रक का प्रयोग विद्युत जो आयरन होता है, इस्त्री होता है, उसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है इसका अंतिम बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कह रहा है अंतिम 3 गुणक बताना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, लास्ट में तो 6 आएगा, डायरेक्ट आंसर मार के चले जाइए। यानी 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि हमको अंतिम 3 कह रहा है तो अंतिम में तो 6 आएगा ही, क्योंकि 6 1 6 होता है। और कहीं देखिए आपका ऑप्शन है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। कुछ माइंड ऐसे भी लगाया जाता है जो तुक्का हो जाए, आप मल्टीप्लाई करते रह जाइए तब तक पता चले कि आपका टाइम लैप्स कर जाए। अगला प्रश्न है 79। जल में सामान्यतः लवण की घोल में होता है, यानी जल के जो सामान्यतः लवण होता है उसमें क्या होता है, तो सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन का जो ऋणात्मक आयन होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है HCl और CH3COH में अधिक शक्तिशाली अम्ल कौन सा है। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह H आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ का है और आप लोग देखिए यहाँ पे मैथ्स का 81 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिए। उसके बाद से ये भी टाइम एंड वर्क का है, बहुत ही इजी है, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है। अगर 2 आदमी है तो 3x होता है ना, 3xy + z और x + y + z और z x करके आप लोग इस पे वैल्यू रखिएगा, उसमें पूरा काम निकल आएगा, आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं। 83 नंबर कह रहा है आर्द्र हवा में लोहा के जंग का शामिल होता है, यानी लोहा का जंग शामिल होता है। 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा यह लोहा का जलयोजन के कारण, यानी जलयोजन के कारण आर्द्र हवा में लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। अगला प्रश्न है एक धातु जीले से लौह के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह क्या होगा, यानी किसको मिलाने से वह बन जाता है, तो क्रोमियम को मिलाने से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब आ जाएगा। इसमें दे रहा परसेंटेज से संबंधित है, आप लोग इसका निकालिएगा, बहुत ही इजी सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा लगभग 32 के आसपास आएगा, आप लोग आंसर कर लीजिए। हाँ ऑप्शन तो यहाँ दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा।
आप लोग उसके बाद से इसका प्रोसेस जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है लाभ प्रतिशत 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करिएगा। उसके बाद फिर 87 नंबर प्रश्न देखिए, और उसी तरह से यह कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न में बदलना है, यानी ये जो है 36 आते रहेगा, यानी 12 वाला क्वेश्चन है, इसको आप कट आउट करिएगा तो ऊपर कितना आना चाहिए आप लोग देख लीजिएगा और उसका आंसर जरूर शेयर करिएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऊपर तो डेफिनेटली है, क्या आना चाहिए 4 आएगा, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा जब भी 12 वाला क्वेश्चन होता है तो 4 वाला यही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है ट्रिकली समझिएगा तो हो जाएगा। अगला प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका आंसर कमेंट में करिए। अगला प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आप यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, और उसके बाद से अगला प्रश्न बनाइए। अगला प्रश्न ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको बना करके आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ टाइम अभी आपके पास बहुत है। आप लोग इजीली किसी सेट को करिएगा तो बेहतर होगा। सेट ही होता है कि रिजल्ट लाने और रिजल्ट को गेन करने में हेल्प करता है। इसीलिए आप लोग को मैं ये क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। आप लोग इसको आसानी से करते रहिए। कुछ ऐसे रीजनिंग्स होंगे उसको हम लोग ट्रिकली बताएंगे। यानी 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब देखते हैं हम लोग क्या होता है। कह रहा है स्नूकर जो है घर यानी छड़ी से संबंधित। स्नूकर किससे खेला जाता है, तो छड़ी से खेला जाता है। तो उसी प्रकार क्रिकेट किससे खेलेंगे, तो क्रिकेट जाहिर सी बात है उसका बल्ला होता है, बल्ला से खेलेंगे। यानी पकड़ने वाला जो पार्ट है क्या, बल्ला है, बल्ला हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। अगला 102 नंबर प्रश्न आपका रीजनिंग का है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में करिए। उसके बाद की पेपर कटिंग से है, पेपर कटिंग का भी क्वेश्चन जो है आप लोग खुद करिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रीजनिंग का प्रश्न है, मिसिंग नंबर है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में करिए। जो भी प्रश्न होगा इजी हम आपको क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हिंट जरूर देंगे, और आप लोग को थोड़ा सा अगर जानना है तो आंसर कमेंट में करिएगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है भाई मेरे, आप हमें पता है कि आपके पास टाइम बहुत सारे हैं, कम है, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें को बता देना, और ज़िंदगी में क्या काम आता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो काम आती है, और ज़िंदगी में कोई किसी के साथ ऐसे देने वाला नहीं है। चलिए इस तरह से कह रहा है भाई बहन से, यानी बहन जो है भाई से संबंधित है, तो देख लीजिए जस्ट उसका उल्टा है। यानी 118 नंबर प्रश्न का कितना आसान जवाब हो जाएगा, भतीजा जो है भतीजी से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है इसको तो करते हैं, ठीक ना सर। आप लोग देखिए, इसको देखिए। सबसे पहले कह रहा है इसमें पेट दिया, होंठ दिया, या ऊपर से ये ऐसे होगा ना, या तो ऊपर से स्टार्ट होगा या फिर नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इसको देखते हैं, अगर ऊपर से आते हैं तो हमारा 5 होना चाहिए, 5 तो है नहीं, तो ऊपर से जाना ही नहीं। यानी हमको क्या करना है, कहाँ से आता है, नीचे से आता है। सबसे नीचे क्या होता है, देखिए जांघ, यानी चारों में है, तो इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, उसके बाद इसको काटिए, और उसके बाद अब देखिए, अब आते हैं यानी 4 नंबर में देखते हैं क्या। सबसे पहले हमारा एक था जांघ आया, जांघ के बाद क्या आया था, पेट आया, और पेट के बाद देखिए क्या आना चाहिए, पेट के बाद क्या, नाक आएगा, नहीं आएगा, होंठ आएगा, नहीं आएगा, खोपड़ी आएगा, क्या आएगा आप बताइए। पेट के बाद क्या आना चाहिए, यानी पेट के बाद हमारा क्या आना चाहिए, होंठ आना चाहिए, यानी पेट के बाद होंठ आना चाहिए। यानी चार 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 किस में है, तो एक इसमें है और इसमें, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 देखिए यहाँ तो 4 आ गया ना, 4 आ गया तो ऑलरेडी यही आंसर हमारा हो जाएगा। यानी ऊपर से नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ रीजनिंग का है, आप लोग देखिए इसमें रीजनिंग का है, यानी क्या है, दिशा से संबंधित है। इसको देखिए और इसका आंसर करने का कोशिश करिए। उसके बाद से आप लोग इस मिरर इमेज को देखिए, मिरर इमेज में होता है लेफ्ट टू राइट बनता है, ठीक ना। यहाँ एक क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है महिला प्रशिक्षण और पायलट। यानी 124 नंबर क्वेश्चन, महिला है, प्रशिक्षण है और पायलट है। तो ये कभी भी हो सकता है, कोई महिला क्या होती हैं, प्रशिक्षित होती है कि नहीं, और कुछ पायलट और कुछ महिला दोनों प्रशिक्षित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, आप लोग इसको पेपर कटिंग वाला है, इसको देखिए, और उसके बाद डिजिट से है, यानी कुछ मिसिंग नंबर है, नंबर से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे कथन निष्कर्ष है, इसको देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बेहतर होगा। 130 नंबर प्रश्न हमारा देखिए रीजनिंग का है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। यानी 130 नंबर का सही जवाब देख लीजिए। यहाँ शिलोंग लिखा है, गंगटोक लिखा है, दिसपुर लिखा है, ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, कैपिटल है, और ये है स्टेट।
यानी ये राज्य है, यही हमारा विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग का रीजनिंग का है, बनाते रहिए और उसका आंसर कमेंट में जरूर करिए। आंसर का कमेंट में करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं सबका आंसर को रिप्लाई देता हूँ, ठीक ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया, आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, अलग चुनना है। 136 नंबर का अलग क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कुल्हाड़ी से लकड़ीहार, उसके बाद अस्काल पल चिकित्सा से, सही बात है, तलवार योद्धा होता है, लेकिन मूर्तिकार के लिए छीनी की क्या जरूरत है। मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है उस मिट्टी से उसको छीनी की क्या जरूरत है, किसी चीज़ को तोड़ना थोड़ी ना है। तो इसीलिए जो ये हो जाएगा अलग शब्द विकल्प, यानी इससे संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह है मिरर इमेज, सॉरी दर्पण इमेज है, इसमें जस्ट अपोजिट बनता है, आप लोग इसको करिएगा। इसमें डिजिट से संबंधित है, इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए, इसको भी कीजिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, इसको आंसर कमेंट में जरूर करिए, आंसर कमेंट में करिए और इसके बाद से इसको करिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की संख्या बताना है। चलिए त्रिभुज का संख्या आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि यह इजी है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, यहाँ 3 3 6 यानी 6 त्रिभुज इसमें बन जाएगा, 6 इसमें बन जाएगा, और इसमें 1 3 यानी 3 3 9 इसमें बन जाएगा। उसके बाद से एक दूसरे कम्बिनेशन करके बनाएगा। लगभग इसमें 146 नंबर में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो मे भी 26 हो जाएगा, मे भी 26। आप लोग आंसर देखिए कितना होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखिए, ये रीजनिंग का संबंधित क्वेश्चन है, इसे भी इसी प्रकार से लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करके कमेंट में ज़रूर बताइए, इसमें बताइए कौन किससे संबंधित है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को बहुत ही कुछ नॉलेज देने योग्य था। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, उससे आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अच्छी बातें हमसे मिली होंगी जिसकी वजह से आपको सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।